अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अजीम मलिक। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि हमारी जो यूथ है ये हम लोगों की इज्तमाही तौर पर सोच इनकलाबी क्यों नहीं है, क्यों हम लोग रेवोल्यूशनरी थॉट से महरूम होकर रह गए हैं, क्यों हमारी सोच जो है वो मफलूज होकर रह गई है। इसके पीछे काफ़ी फैक्टर्स हैं, हम लोग उसके ऊपर डिटेल के साथ डिस्कशन करेंगे। बट सबसे पहले मैं यहाँ पर यूथ को क्यों यानी कि जो है हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि किसी भी रेवोल्यूशन का या किसी भी इनकलाब का जो फ्यूल है वो यूथ होती है। और हमारे पाकिस्तान की ज़्यादातर पॉपुलेशन वो यंगेस्ट पॉपुलेशन पे कंसिस्ट करती है हमारी पॉपुलेशन, इसलिए मैं यहाँ पे यूथ को टारगेट कर रहा हूँ। और उसके बाद रेवोल्यूशन क्यों ज़रूरी है। अगर हम पास्ट के इवेंट्स को देखें, पास्ट में जितनी रेवोल्यूशन हुई, फिर चाहे वो अमेरिकन रेवोल्यूशन थी, रशियन रेवोल्यूशन थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन थी, या फिर तुर्किश रेवोल्यूशन थी मुस्तफ़ा कमाल के दौर में, या फिर मोज़े तंग के दौर में लेट 1940s में चाइनीज़ रेवोल्यूशन थी, सब के बाद उन कौमों की हालत बदलना स्टार्ट हुई। जब रेवोल्यूशन आता है उसके बाद उस कौम की हालत बदलना स्टार्ट होती है। और हम लोगों को रेवोल्यूशन की क्या ज़रूरत है, ये सवाल बनता है। हमारे आजकल की सोसाइटी को देखा जाए तो हमारे खिलाफ या हमारे हकूक़ के खिलाफ कोई भी बिल पास कर दिया जाता है या कोई भी जो है वो पॉलिसी बना दी जाती है, मगर हम लोग जो है वो कोई एक्शन नहीं लेते, ना कोई प्रोटेस्ट तो क्या, हम लोग कोई आवाज़ भी नहीं उठाते। और उसके बाद हमारे सामने रोज़ दिन में दर्जनों इतने दर्दनाक वाक़यात होते हैं, मगर हम लोगों के कानों पे जूं नहीं रेंगती। हम लोग सिवाय ट्वीट के या फिर एक शेयर करने के हम लोग कुछ नहीं करते। तो इन सब चीज़ों पे हमें क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत है। और फिर यहाँ पे यूथ को टारगेट करने का एक और मकसद, हम पास्ट की रेवोल्यूशंस को उठा के देखें, फिर चाहे वो अरब स्प्रिंग था या फिर वियतनाम वॉर जो इवेंट था, या फिर वेलवेट रेवोल्यूशन थी, या फिर ब्लैक लाइफ मैटर इवेंट था, जितनों पर भी यूथ ने आवाज़ उठाई और उसके बाद चेंज आया। तो इसलिए सबसे ज़्यादा आवाज़ यूथ को उठानी चाहिए, और हम लोगों की यूथ जो है बिल्कुल ही मफलूज होकर रह गई है। इसके पीछे भी काफ़ी फैक्टर्स हैं, क्योंकि आधी यूथ जो है वो डिप्रेस होकर बैठ गई है पढ़ाई की वजह से, क्योंकि हमारा तलीमी निज़ाम भी कोई ख़ास नहीं है। और उसके बाद आधी जो है वो रोज़गार को लेके बैठ गई है, क्योंकि हम लोग मौशी तौर पर स्टेबल नहीं है। जब तक मुल्क मौशी तौर पर स्टेबल नहीं होता तब तक वहाँ की यूथ जो है वो अपनी थॉट्स के ऊपर तवज्जो नहीं दे सकती, उसको सिर्फ सर्वाइवल का खतरा रहता है। अब हम इस चीज़ पे बात करते हैं कि जो रेवोल्यूशंस थी वो कितनी कितनी छोटी छोटी चीज़ों पर आई। अगर हम अमेरिकन रेवोल्यूशन देखें तो वो एक यानी कि स्टैम्प के नाम पर आ गई, कि वहाँ पर जो है स्टैम्प के लगाने के ऊपर अगर किसी ने लगवानी है तो उसके ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर दिया गौरों ने। तो अमेरिकन ने कहा हमें मंजूर नहीं है, और उन्होंने जो है उनके खिलाफ आवाज़ उठाई और रेवोल्यूशन आ गई। फिर ये इसी तरह ही आप बोस्टन टी इवेंट देख लें। तो इसी तरह हमें हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए, हमें पता लगता है कि किस किस तरह रेवोल्यूशन आई और हमें क्यों ज़रूरत है, अपने हक के लिए आवाज़ उठाने की क्यों ज़रूरत है। अब हम इन चीज़ों पर बात करते हैं कि कौन कौन से मसाइल हैं, किन किन वजूहात की बिना पर, वो कौन कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से हम लोग आवाज़ नहीं उठाते या हमारी सोच इतनी मफलूज होकर रह गई है। सबसे पहली चीज़ है होपलेसनेस। ठीक है, हमारी सोसाइटी के अंदर या हम लोगों के अंदर सब नाउमीदी कूट कूट के भरी हुई है। हम लोगों को कुछ अच्छे की उम्मीद ही नहीं है। अगर कोई कहता है यार अच्छा वक्त भी आएगा, हमें कोशिश करनी चाहिए, तो आगे सुनने को मिलता है यार आना था तो आ जाता, अब तक तो नहीं आया, अब भी नहीं आएगा। ठीक है, मेरे करने से क्या हो जाएगा या मेरे आवाज़ उठाने से क्या हो जाएगा। तो एक दूसरे को डिग्रेड करते हैं और होपलेसनेस जो बिल्कुल जो है नाउमीदी के साथ काम लेते हैं। तो ये चीज़ें सबसे पहले तर्क करनी है। दूसरे नंबर पे है लैक ऑफ रीडिंग हिस्ट्री, कि हम लोग हिस्ट्री का मुताले नहीं करते। तारीख पढ़ो और बसीरत हासिल करो, वरना तुम्हारे इंजाम से इबरत हासिल की जाएगी जो होने लगा। और यहाँ पे हमसे जो है तारीख छुपा दी गई है, और जो हमें तारीख पढ़ाई जाती है वो असल तारीख नहीं है, जो हमसे छुपाई जाती है वो असल तारीख है। अब मैं जिस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा हूँ वो आप लोग समझ लें। बट ओवरऑल बात यह है कि हमें हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए, हमें पास्ट नेशंस को पढ़ना चाहिए कि किस किस तरह नेशन ने रेजिस्टेंस पावर से काम लिया तो चेंज आया। हमारी तरह वो मफलूज सोच के मालिक नहीं थे, तभी चेंज नहीं है, वहाँ पर चेंज आ गया और यहाँ पे नहीं आया। और उसके बाद थर्ड थिंग जो है वो विरासत में हमें ये चीज़ मिली है। 20 हज़ार गोरा आता है ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे और आकर जो है हमारी 1000 साल हुकूमत को बिल्कुल तख्ता उलट देता है, और बड़े बड़े जो ओहदों पे बैठे थे उनको अपने साथ मिलाकर और जी काबिज हो जाते हैं। और हम लोगों ने ना उस वक्त कोई आवाज़ उठाई, और वही चीज़ हमारे विरासत में हमें बता दी गई कि ना हमारे बड़ों ने आवाज़ उठाई है, ना तुमने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी है। अगर कुछ बुरा होता है देखो भी तो चुप करके बैठ जाना है। अगर तुम्हारे साथ नहीं हो रहा तो, अगर तुम्हारे साथ हो रहा है तो तुम बोल सकते हो, वरना तुम नहीं बोल सकते। तो ये सोच को भी ख़त्म करना है। ये जो विरासत में हमें सोच मिली है हमने आगे मुंतकिल नहीं करनी।
تیسری چیز جو ہمارے پاس ہے کولیکٹیو تھنکنگ. ہم لوگوں میں اجتماعی سوچ کی تو بالکل بہت زیادہ کمی ہے. یہاں پہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنا سوچنے پہ لگا ہوا کہ میرا قبلہ سیدھا ہو, دوسرا جائے بھاڑ میں, ٹھیک ہے, یا میرے جو ہے مسائل ختم ہو جائیں, دوسرے کے لیے میں آواز کیوں اٹھاؤں گا, یا اگر زندگی اچھی ہے, میری لائف سیٹلڈ ہے, تو میں کسی دوسرے کے لیے کیوں آواز اٹھاؤں. تو کولیکٹیو تھنکنگ کرنی چاہیے. ہمیں اس ایسٹ انڈیا والے ایونٹ سے سیکھ لینا چاہیے کہ وہ چاہتا تو اپنے لیے بھی کچھ مانگ سکتا تھا, اس نے کہا نہیں بادشاہ مجھے جو ہے وہ تجارت کرنے کی اجازت دی جائے آپ کے ملک کے ساتھ, تو دیکھ لیں پھر اس کے بعد کیا ہوا. تو اس طرح کولیکٹیو تھنکنگ بھی ہمیں اپنے اندر لانی چاہیے. اور اس کے بعد میں ایک اور چیز ایڈ کروں گا کہ ہماری سوسائٹی میں 3 قسم کی کلاسز ہیں. ایک مڈل کلاس ہے, ایک اپر کلاس ہے, اور ایک لوور مڈل کلاس ہے. جو غریب لوگ ہیں ان کو تو ہے کہ ہم نے صرف 2 وقت کی روٹی ہمیں مل جائے, ہمیں صرف اپنے سروائیول کے لیے جنگ کرنی ہے, ہمیں کچھ نہیں ہے کہ کوئی ریولوشن آئے نہ آئے, آواز اٹھائیں نہ اٹھائیں, جو مرضی ہوتا ہے. پھر دوسرے قسم کے لوگ ہیں امیر لوگ, جن کو بھی کوئی آپ کے اگر مہنگائی ہو جائے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, یا ان کو کسی اس طرح کے پروٹیسٹ سے بھی کوئی غرض نہیں ہے کہ یار ان کی اپنی لائف سیٹلڈ ہے. پھر تیسرے قسم کے لوگ آتے ہیں مڈل کلاس, ٹھیک ہے, جن کو ہوتی ہے, جن میں سے کوئی نکلتا ہے, ٹھیک ہے جی مجھے آواز اٹھانی چاہیے اس سوسائٹی کے لیے, مگر اس کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے یہ کہہ کر کے جب کسی اور نے آواز نہیں اٹھائی تم کون ہوتے ہو آواز اٹھانے والے, تم نے بھی آواز نہیں اٹھانی. تو اس سوچ کو ختم کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. اور یہ وجوہات ہیں کہ جس ملک میں یوتھ کو سروائیول کا یا نوکری کا یا بے روزگاری کا ہی خطرہ لاحق رہے گا, اس ملک کی یوتھ جو ہے وہ کیسے ریولوشن لا سکے گی, کیسے وہ چینج کی بات کر سکے گی, کیسے وہ ایکسٹرا یعنی کہ چیزوں کی بات کر سکے گی روٹی کپڑا مکان سے نکل کے. تو اس چیز کو سوچنے کی ضرورت ہے. اور یہاں پہ لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کو اسٹیٹ سے اپنے حقوق مانگنے ہیں, نہ کہ اسٹیٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے کہ عوام کو حقوق جو ہے عوام کے حقوق فراہم کرے, بلکہ یہاں پہ تو الٹا ہے کہ یہاں پہ اسٹیٹ کو پروٹیکٹ کری ہے عوام, اور عوام جو ہے اسٹیٹ سے کچھ مانگے نہیں رہی ہے ریٹرن میں, صرف بالکل بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں کہ اب چینج آئے گا چینج آئے گا. چینج ایسے نہیں آتا. چینج لانے کے لیے جو ہے وہ محنت کرنی پڑتی ہے, پاسٹ نیشن سے سیکھنا پڑتا ہے کہ کیسے چینج آتا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز جس نے ہماری سوسائٹی کو دیمک کی طرح چاٹا ہے وہ ہے مذہبی شدت پسندی. اس ملک میں چاہے آپ کو مذہب کے نام پہ کوئی بھی آپ نان اسٹیٹ ایکٹر ہو یا کوئی بھی ایک کرمنل ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا, چاہے وہ اسٹیٹ کے خلاف ہو, چاہے وہ کسی انسان کے خلاف ہو, چاہے وہ یہاں کے شہری کے خلاف ہو یا باہر کے شہری کے خلاف ہو. یہاں پہ کوئی بھی آپ مذہب کے نام پہ ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں, اقلیتوں کے حقوق ہم نے نہیں دینے, اور پاسٹ میں ایسے ایونٹ موجود ہیں. تو اس چیز کو بھی یہاں پر بھی ایک مارٹن لوتھر کی کمی ہے کہ جس طرح اس نے سوچا تھا. اور ایک اور چیز میں یہاں پہ ایڈ کروں گا کہ میں کریٹیکل تھنکنگ پہ زور اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمیشہ جتنی بھی ریولوشنز ہیں وہ یہ جتنے بھی ایک تھیوریز ہیں وہ ایک سوچ کی بنا پہ کھڑی ہیں, چاہے وہ آپ کارل مارکس کو دیکھ لیں یا کسی کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں. ڈفرینٹ ریولوشنری تھنکرز ہیں, کریٹیکل تھنکرز آپ سرچ کر کے دیکھیں. تو ہمیں بھی ان چیزوں سے سبق سیکھنا چاہیے, تب ہی چینج آ سکتا ہے. تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری سوسائٹی میں کس کس چیز کی کمی ہے. تھینک یو, اللہ حافظ.